भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान। नमस्कार दोस्तों। अब मतलब कई सारी चीज़ें हैं। अगर पाकिस्तानी मीडिया में इंडिया को लेकर डिस्कशन अगर आप देखो तो उसमें अगर वो थोड़ा ब्रॉड वे में अगर डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि वो यही कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका भी मोदी के साथ है, रशिया भी मोदी के साथ है, उसके अलावा पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक जिसमें यूके आता है, फ्रांस आता है, ये सारे के सारे कंट्रीज जो है ना वो इंडिया के साथ खड़े हैं। अरे भाई 2014 से पहले, मतलब 2014 के बाद इंडिया ने, या फिर कहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस टाइप की फॉरेन पॉलिसी और दुनिया को ये एक्सप्लेन किया कि भाई आपके लिए इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर दुनिया समझी। लेकिन उससे पहले तो जो था वो अमेरिका जैसे कंट्रीज या फिर पूरा वेस्ट ब्लॉक आपकी तरफ था। आपको बिलियंस ऑफ डॉलर दिए थे, आपको F-16 फ्री में दिए हैं। रीज़न ये किया है कि भाई आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन फ्री में दिए हैं। हमको अगर यहाँ पर S-400 परचेज जो हमने किया वो बिलियंस ऑफ डॉलर हमने दिए हैं। नो डाउट इसमें भी अमेरिका की गेम है कि भाई पाकिस्तान को फ्री में हथियार दो तो फिर इंडिया भी हथियार परचेज करने के लिए आएगा, क्योंकि हम तो इंडिया को मतलब फ्री में हथियार देने वाले हैं नहीं। और भी कई सारी पॉलिटिक्स होती है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब ये सारे कंट्रीज उनकी तरफ थे तब उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम इंडिया के साथ अच्छा नहीं कर रहे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। से पूछूं कि जिस निचली सतह पे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जा चुके हैं, हर वक्त लगता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट को जो नाम कॉन्फ्लिक्ट होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान रोज़ाना धमकी देता है, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से आप देख लें डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कम कर दी गई है दोनों तरफ से। आप किधर ताल्लुकात को जाता हो देखते हैं? आपके ख्याल में कोई नई बिगिनिंग बन सकती है? बाहर से इंटरवेंशन को हो नहीं रही, आपके ख्याल में बायलैटरली कोई चीज़ मसला हल नहीं हो रहा, तो ये आपके ख्याल में किधर जाएगा मामला? हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे? एहतशाम साहब, ये जो है ना, ये सिर्फ रीजनल या बायलैटरल मामला नहीं है इस वक्त। ये इस वक्त एक इंटरनेशनली गेम खेली जा रही है, जिस गेम में भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। आप ये देखें कि भारत में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए आज से कुछ बरस पहले जो उन्होंने एक फोर्स बनाई थी, क्वाड्रिलेटरल फोर्स, उसकी वजह से जो सूरत हाल थी वो, जिसका सारा असर जो है नॉर्थ पे अब लद्दाख के एरिया में जाके पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि ये चीज नजर आ रही है सबको कि अगर आज यहाँ ड्राई रन किया हमने अपना समुद्रों में, तो कल को क्या पहाड़ों पे हम कब्जा कर सकते हैं? भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को किसी तरह मिनी सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो इतने बड़े हैं, दे हैव ग्रैंड डिजाइन, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटीज है वो उनके डिजाइन के साथ मैच ही नहीं करती। लेकिन गालिब साहब, साउथ चाइना सी में जो अभी आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जापान और उसके बाद फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अमेरिका सब कुछ करवा रहा है, अब पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि एक मुद्दत के बाद चाइनीज़ भी बड़ा अग्रेसिव उनका स्टाइल है, पोस्चरिंग जिस तरीके से वो कर रहे हैं, मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पे उनके जहाज जो है ना बड़े वहाँ पे खड़े हैं उस रीजन में। आपके ख्याल में ये किस तरह मामला जाए? आपके ख्याल में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मुझे तो जो नजर आता है जी, अगर इस बरस इलेक्शंस अमेरिका में ना हो रहे होते और आज से 2 बरसों के बाद होते या 3 बरसों के बाद होते, तो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत तेजी के साथ फैलने के अमकानात थे। अब चूंकि वहां इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, तो 2 सूरत हाल है जिसके तहत अमरीकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक नई टर्न ले सकते हैं। पहली क्या है कि वो ईरान के खिलाफ किसी किस्म का एडवेंचर करें। दूसरी क्या है कि वो भारत की खुलकर सपोर्ट करें और चीन के खिलाफ किसी किस्म का मिस एडवेंचर करें। उधर एडवेंचर होगा, इधर मिस एडवेंचर होगा। एडवेंचर इसलिए होगा कि ईरान जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। लेकिन जब चीन के मुखालिफ आप भारत के साथ खड़े होकर कुछ न कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं, वो चीज अमेरिका को नजर आती है, तो यहाँ खतरा ज्यादा मौजूद है। इसलिए मैं इस रीजन में खतरे को बढ़ता हुआ नहीं देख रहा, जो कि भारत और चाइना का एरिया है, या भारत और मकबूजा कश्मीर का एरिया है। ईरान में मुमकिनात है कि जी ये आइंदा
इलेक्शन से मजीद करीब तक जब होंगे तो इसमें हालात खराब हो जाएं। ठीक है गालिब साहब, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो चीन का और भारत का जो झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से ये है कि भारत में 66 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लद्दाख के एरिया में बना रहा था। उसकी वजह से उनके लिए बेहद आसान हो जाना था कि वो किसी भी तौर पर जाकर आपके गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म का मिस एडवेंचर कर सकते थे। जब चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इनके साथ झगड़ा हुआ तो उन्होंने जो कि एग्रीमेंट के तहत थे वहां तक चीन की अफवाज वहां आ गई है और उनको मालूम है भारत को कि वो मजीद कुछ नहीं कर सकते। शाम साहब, जिस तरह से भी गालिब साहब ने बात की है, वो कह रहे हैं कि जो भी सब सपोर्ट इस वक्त मिल रही है इंडिया को, वो कहाँ से मिल रही है? तो इस पर जिस तरह अमेरिका बार बार सालसी की पेशकश कर रहा है, तो वो फिर क्या गेम चल रही है? दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है इस हवाले से। जिस तरह गालिब साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, उनको नवंबर में जो उनका दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन हो रहा है, वो पूरी उनकी कोशिश है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। एक्सटर्नल फ्रंट पे उनके पास जो एक चीज़ रह गई है वो अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजों को वापस लाना, जो उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले मैं लेके आऊँगा। बड़ी हद तक प्रोसेस जो है ना वो अब तकमील की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से एंड गेम बन रही है अफगानिस्तान में, लगता है कि वो चला जाएगा। और फिर जिस तरीके से अब्दुल्ला जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको बनाया गया है उस काउंसिल का चेयरमैन जो गुफ्तगू करेगी सब सारे स्टेक होल्डर के दरमियान, वो भी पाकिस्तान भी आएंगे। तो वो पाकिस्तान की उन्हें बड़े ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत है। जिस तरीके से विड्रॉल फ़ौजों को चाहिए, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का है, ये डिफेंस का, उसको वापस लेके जाना है, तो पाकिस्तान बीच में बैठा हुआ है। फिर ये उन्हें ये भी पता है कि तालिबान बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सामने आएंगे। तालिबान के साथ जो अफगान तालिबान है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तान ने ही मौका प्रोवाइड किया, उनको कन्विंस करके तो अमेरिका के सामने बिठाया और ये मामला सारा तय हुआ कि किस तरीके से सीज़ फायर होगी, किस तरीके से अमेरिका की फ़ौजें वापस जाएंगी। तो अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात रखना चाहता है। हिंदुस्तान से मामलात उनका कमर्शियल और ट्रेड रिलेशन उनके बहुत ज़्यादा अहमियत वाले हैं। उनको बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी सबसे बड़ी वो है, जमहूरियत है। लेकिन जिस तरीके से उनके बिजनेस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको मजबूर करते हैं कि उस तरफ जाएं, हिंदुस्तान से ज़्यादा ताल्लुकात रखें। ठीक है, ओवर द ईयर्स मामलात हमारे उनके साथ इतने अच्छे नहीं रहे। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा गहरी है हमारी निस्बत। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। अब सवाल यह है कि सारे मामले में अमेरिका एक्टिवली क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं फोर्स करता हिंदुस्तान को? कह तो दिया 2-3 दफ़ा, लेकिन साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी कहते हैं कि जी अगर हिंदुस्तान मानेगा, कहेगा, तो फिर हम सालसी के लिए तैयार होंगे। उन तो कहते हैं दोनों पार्टियां में अमेरिका ये कहता है, लेकिन हिंदुस्तान मना कर देता है। वो कहते हैं जी हमने नहीं करना, ये हमारा मामला ऐसा है कि हम बायलैटरली दो तरफा तौर पे हल करेंगे, शिमला एग्रीमेंट के तहत, लाहौर डिक्लेरेशन के तहत। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने बड़ी कोशिश कर ली, हमने जिस तरीके से आपको बैक टू बैक कहते हैं बेशुमार हमने आपको आपकी बातें मानी। मुशर्रफ के ज़माने में बातचीत जब शुरू हुई थी, पाकिस्तान का 50 साल का एक स्टैंड था जो पाकिस्तान ने छोड़ा। पाकिस्तान ये कहता था कि जी जब तक कश्मीर पे बात नहीं होगी, कोई तजारती बात नहीं होगी, कोई तजारत या और मामलात पे बात नहीं होगी। हिंदुस्तान कहता था नहीं, पहले ट्रेड पे बात करेंगे, कश्मीर को छोड़ें। तो पाकिस्तान अपने नुक्ता से पीछे हटा था। ठीक है ना। इसके बावजूद हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ उनके डिफरेंट राउंड होते रहे, टॉक्स होते रहे, वो उस पर हिंदुस्तान नहीं आया इस तरफ। हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए। सेमीकंडक्टर चिप्स का जो प्लांट है वो इंडिया के कर्नाटका में लगने जा रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो सेमीकंडक्टर की जो हब है, प्रोडक्शन हब इंडिया में खोलने जा रहे हैं। कि जो PLI स्कीम है, प्रोडक्ट लेंगे इंसेंटिव की वजह से पॉसिबल हो सका है। आटा शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका है। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही उनकी कमर तोड़ दी है। आटा महंगा होने से चूल्हे ठंडे हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो प्रोएक्टिवली ही इज प्रोवाइडिंग मोर इंसेंटिव, मोर बेनिफिट्स टू द कंपनीज। मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिया को एडवांटेज है कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो ऑलरेडी बैठा हुआ है इंडिया में। महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजियतनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदना भी मुश्किल हो गया है। लोग बहुत मुश्तिल हैं। मुल्क इंतशार का शिकार है। हालात कशीदा हैं। महाजराई की सियासत बढ़ती जा रही है। सूरत हाल खतरनाक से खतरनाक तर हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल नरेंद्र मोदी की तरफ से ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जिसको आप कह सकते हैं वो उनकी तरफ से हुई है। एंड नो वंडर इनका फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट जिनका आइडिया था, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की एंड फाइनली हमने सबने देख भी लिया कि वो करवा भी चुके हैं। तो नो वंडर ये सारे के सारे क्रेडिट मोदी जी को जाता है।
नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। हम सबको पता है कि भाई सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो मोनोपोली है वो ताइवान की है। उसके अलावा चाइना ने भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की ट्राई की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोनोपोली आज भी है वो ताइवान की है। और इवन ताइवान भी अब ये चाहता है कि हमारा जो ये मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वो हम इंडिया में भी खोले। इसलिए आपने पिछले दिनों न्यूज़ सुनी होगी कि वेदांता और एक ताइवानी कंपनी है, दोनों मिलकर यहाँ पर पहले कर्नाटक में होने वाला था, फिर शायद गुजरात में हो गया और फिर वो डिले भी हुआ है। कहने का मतलब यह है कि तकरीबन 1.5 लाख करोड़ 20 बिलियन के आसपास की यहाँ पर अमाउंट है जो आने वाले दिनों में यहाँ पर लगाई जाएगी। और अब दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टनर सब अलग अलग ढूंढेंगे, मतलब दोनों ही अब सोचेंगे कि कोई दूसरा पार्टनर हो जो एक्सपीरियंस्ड हो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में। यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे अलग अलग जगहों पर जहाँ पर उसकी मोनोपोली नहीं है वहाँ पर खुद ये बन रहा है, दूसरे कंट्रीज़ को मजबूर कर रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए, और कोई भी यहाँ पर दूसरे कंट्री की शर्त मानी नहीं जा रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि इस्राइल सेमीकंडक्टर कंपनीज जो हैं वो ज्वाइंट वेंचर करने जा रही हैं और वो इंडिया के कर्नाटका में सेमीकंडक्टर प्लांट चिप्स जो हैं उनका प्लांट लगाने जा रही हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे बहुत ज़्यादा जॉब्स जो हैं जनरेट होंगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो सका कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है उन्होंने PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो है मुतारिफ करवाई सेमीकंडक्टर में। बहुत अर्सा पहले नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम मुतारिफ करवाई थी। उसके बाद इंडिया का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पहले रैंक पर स्टैंड कर रहा है आज की डेट में, और आने वाले टाइम में ये लग रहा है सेमीकंडक्टर की फील्ड में भी इंडिया जो है पहली रैंक पर स्टैंड करता हुआ नजर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि सेमीकंडक्टर चिप्स का जो प्लांट है वो इंडिया के कर्नाटका में लगने जा रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नो अमेजमेंट, नो वंडरमेंट। इंडिया में माशाल्लाह मुझे पता है बुरा लगने वाला कुछ लोगों को, बट स्टिल जहाँ पे तारीफ़ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, वहाँ पे करना चाहिए। बहुत तेज़ी से माशाल्लाह इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो इट्स नो वंडर इंडिया डिज़र्व करता है। इंडिया की मार्केट बहुत अच्छी है और इंडिया ने ये चीज़ अचीव करने के लिए आज इस पॉइंट पे वो हैं, इतनी अचीवमेंट जहाँ पे हुई है, इतनी प्रोग्रेस जो हुई है वो उन्होंने डिज़र्व करते थे, उन्होंने मेहनत की है। एक रात में कुछ भी नहीं हो जाता। देखिए अब पाकिस्तान के साथ अब इसको कंपेयर करके देख लो, हम पाकिस्तान अभी तक वहीं पे हैं। वो दिन ब दिन रात लगाकर काम कर रहे हैं। मोदी की गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है ईजीली कि उन्होंने कितनी बेटरमेंट की है, अपने मुल्क के लिए कितना ज़्यादा कुछ किया है। तो हम क्या है, हम इधर बैठ के लड़ रहे हैं एक दूसरे से, हमारी कुर्सी हमें दे दो, हमने यहाँ पे बैठना है। तो वो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम देखो यहाँ से यहाँ रह गए। सो इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज वेल, बट दिस इज़ नो वंडरमेंट। वो ये डिज़र्व करते थे और फाइनली अगर इनको इस चीज़ का फल मिल रहा है तो आई थिंक दिस इज़ नो अमेजमेंट, दे डिज़र्व इट। मैन ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और उनकी जो PLI स्कीम है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव की वजह से पॉसिबल हो सका है। जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए उन्होंने मुंतखब किया था ये स्कीम, क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्कीम के हवाले से, और उनकी ये इस जो प्लांट उधर लग रहा है इस सब का क्रेडिट किसको जा रहा है, और स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल नरेंद्र मोदी की तरफ से ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जिसको आप कह सकते हैं वो उनकी तरफ से हुई है। एंड नो वंडर इनका फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट, जिनका आइडिया था, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की एंड फाइनली हमने सबने देख भी लिया कि वो करवा भी चुके हैं। तो नो वंडर ये सारे के सारे क्रेडिट मोदी जी को जाता है। उनके आगे से जो वर्कर्स वगैरह हैं और उसको जिस चीज़ मतलब सब ने मिल के इसको अचीव करने की कोशिश की है, इसको फाइनलाइज कर दिया है, तो ये क्रेडिट सारा उनको जाता है, नो डाउट, अनडाउटेडली। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम एक बार मुतारिफ करवाई गई थी और आज जो है इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरर का पहला कंट्री बन चुका है, पहले नंबर पर आ गया, उसने चाइना को भी बीट कर दिया। मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो प्रोएक्टिवली ही इज़ प्रोवाइडिंग मोर इंसेंटिव, more benefits to the companies. They are giving the opportunity to invest and help them with the $10 billion. And although in Pakistan is not providing them much facilities, but I think they should, for the sake of the Pakistani young people, they should provide better opportunities to the foreign investors so that they can invest money over here, and bring these new technologies. And because if the semiconductors are produced in Pakistan, that will be exported to all over the world, and they will bring more revenue to the country, more foreign revenue, foreign exchange that Pakistan is struggling with. नरेंद्र मोदी जो है वो कोई बड़ा जो है वो बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ सेमीकंडक्टर की जो हब है, प्रोडक्शन हब इंडिया में खोलने जा रहे हैं,
और सुनने में आ रहा है कि वो गवर्नमेंट जो है वो $10 बिलियन के इंसेंटिव दे रही है ताकि जो ग्लोबल चिप मेकर्स है उनको अट्रैक्ट कर सके। तो बिल्कुल, अभी आपने सुना होगा दिसंबर की ही बात है जब PLI जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वो सेमीकंडक्टर और चिप्स में भी लाए गए। तो PLI वैसे कोई काफी अलग सेक्टर्स में भी है, करीबन 14 PLI अभी इंडिया में है, और इसमें पूरा जो थिंकिंग यही रहती है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसे अगर वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है तो गवर्नमेंट उसे इंसेंटिव्स देती है, और ये ऐसी जगह में भी स्ट्रेटेजिकली किया गया है जहाँ पे बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की। अब जैसे आप चिप्स देख लें, इंडिया जो है अभी चिप डिज़ाइनिंग में तो इंडिया काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन वो एक आउटसोर्स तरीके से कर रहा है। तो एक थोड़ा सा अगर मैं आपको पृष्ठभूमि थोड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग की पहले हम लोग बात कर लें, फिर इंडिया की बात करेंगे। तो जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है चिप डिज़ाइनिंग, जो कि ज़्यादातर US, नेदरलैंड्स ऐसे एकदम डेवलप्ड कंट्रीज़ कर रहे हैं। फिर होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो जैसे कि आपको पता ही होगा ताइवान, चाइना, यहाँ सब हो रहा है, जहाँ पे जो एक टेक्निकल नो हाउ भी है और एक तरीके की आपको चीप लेबर भी मिलता है। और फिर तीसरी चीज़ हो जाती है आपकी, जो आप असेंबली, टेस्टिंग, कंट्रोल ये सब करते हैं, जो ज़्यादातर जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर यहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत उतनी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंडिया का अभी जैसे इंटेल हो गए, ये सब कंपनीज हो गए, इन लोगों ने आउटसोर्स किया हुआ है चिप डिज़ाइनिंग इंडिया में, क्योंकि आपको हर किसी को पता है सबसे बेस्ट कोडर्स और काफ़ी लो रेट्स में आपको इंडिया में मिल जाते हैं। इसमें अब कई चीज़ें हैं, हम सबको पता है ज़्यादातर जैसे कि सप्लाई चेन्स की जो लिंकेजेस चाइना से हैं, उससे वैसे ही सारी कंट्रीज़ हटाना चाहती हैं, इतना वो लोग निर्भर नहीं रहना चाहते चाइना में। बाकी बहुत सप्लाई चेन शॉक्स आए हैं। इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहाँ पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग, व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। पीएम मोदी को आप जो मर्जी कहें, जालिम कहें, व्हाटएवर, कश्मीर का इशू लेकर उनको जो मर्जी कहते रहें, उनकी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और इसने ये साबित किया है कि वो कितना ईमानदार वजीर आजम है। एक जो पूरी सप्लाई चेन है जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी चलती है, मुझे लगता है मोदी जी कहीं ना कहीं उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद 10 अरब यूरोस की अनाउंसमेंट चांसलर शोल्स ने कर दी। उसके बारे में ये है कि उसके जितने खानदान के लोग हैं पूरे मुल्क में, वो सब एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास, मीडियोकर लाइफ गुजारते हैं। भारत ने जो मैक्सिमम जो अपना ट्रेड करा है इस साल, $400 बिलियन नॉन IT का एक्सपोर्ट करा है। चीन हमारा बिल्कुल दोस्त है, बड़ा पुराना साथी है। हमें उनको एक चीज बतानी चाहिए कि मेरे प्यारे दोस्त चीन, हम ये वजन अकेले नहीं उठा सकते। ये CPEC जो है, इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, सिर्फ हमारा नहीं है। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है। इट इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी हु कैन डू इट, वही कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए, अब कमर चीमा जैसे लोग या फिर कहे कई सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो इंडिया की तारीफ करते रहते हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे ज़्यादा उनको जलाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कह रहा कि 2014 से पहले यूनिकॉर्न्स नहीं थे, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप को बहुत ही एक अलग पुश दिया, अलग अनाउंसमेंट की, कई सारी चीज़ों यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई, और उसके बाद जो यूनिकॉर्न्स की अब लिस्ट आई है, मतलब अब तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर कमर चीमा जिस बात की डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर 100 यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। देखिए, हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो फिलहाल यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे नंबर पर है, शायद अमेरिका और चाइना को छोड़कर, और ये भी हो सकता है कि कभी भी दूसरे या फिर दूसरे नंबर पर आ सकता है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो कमर चीमा जैसे लोगों को यहाँ पर जलाती है, और यही चीज़ हमें देखकर अच्छा लगता है कि देखिए उसको, मतलब कमर चीमा को ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ रही है, भले ही उसको पसंद हो या फिर ना हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अदर हैंड अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहाँ पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि
India जो है that is known as the fastest growing, which has a fastest growing ecosystem for the startups. So 100th unicorn जो है वो आया है और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इस यूनिकॉर्न को कहा जाता है कि एक यूनिकॉर्न होता है, एक स्टार्टअप होता है। आप देखें कि अगर ये 100th यूनिकॉर्न है, यानी कि 100th $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और अमूमन ये $1 बिलियन की होती है, लेकिन इससे ज्यादा की भी ये समझी जा सकती है। अब अगर आप इमेजिन कर लें कि ये $1 बिलियन के एक जो है वो इन्वेस्टमेंट 100 इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो बाकी इससे छोटी भी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर देन जो बाहर से आ रहे हैं। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है वो 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखें कि सीपैक जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है, क्योंकि उसके बावजूद कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हम उनको विन ओवर नहीं कर सके, इकोसिस्टम नहीं है। आपको तो मैं ये समझती हूँ इमरान खान को आने का एक टके का तोहफा उसमें से नहीं लेना चाहिए था, बल्कि वो देते और आगे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह। देखिए, आप पीएम मोदी को आप जो मर्जी कहें, जालिम कहें, व्हाटएवर, कश्मीर का इशू लेकर उनको जो मर्जी कहते रहें, उनकी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और इसने ये साबित किया है कि वो कितना ईमानदार वजीर आज़म है। उसके बारे में ये है कि उसके जितने ख़ानदान के लोग हैं पूरे मुल्क में, वो सब एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास मीडियोकर लाइफ गुजारते हैं। उनके पास ना अपनी गाड़ियां हैं ना कुछ और है। उसने कभी आज तक किसी को एक पैसा नहीं दिया। ये सवाल उठ रहा है और सब इसको देख के कह रहे हैं कि खान साहब ये देखिए, वरना कोई तोहफे लेना वो कोई बड़ी बात नहीं, खान साहब ले लेते इमरान खान। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सर हिंदुस्तान में कहावत है कि ना डायन भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। जो बच्चों को खाती है ना डायन, तो डायन भी जो होती है, चुड़ैल भी होती है ना, वो 3 घर छोड़ के करती है, हर घर पे हमला नहीं करती। इन्होंने वो डायन वाला कैरेक्टर भी नहीं दिखाया कि जो 3 घर छोड़ती। इन्होंने मदीना को नहीं छोड़ा सर। ये मक्का में होते, मक्का में करते सर। ये मक्का के अंदर करते ये, क्योंकि इनको अपनी सियासत, द लस्ट फॉर पावर, एक भूख, एक सोच कि किसी भी सूरत, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं बार बार होगा ये। शेख रशीद का बयान है कि बार बार होगा ये होगा। सो देर इज नॉट एन आउंस ऑफ रिग्रेट कि यार चलो ठीक है, हम जो भी सियासत कर रहे हैं जरूर। अगर चोर के नारे लगाने हैं, पाकिस्तान का आईन आपको इजाजत देता है पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखने का, वो हम करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बोला ना सर, चुड़ैल और डायन भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। इन्होंने एक भी घर नहीं छोड़ा सर। जहां पे जो मिले, रेस्टोरेंट में मिले, उसकी बेइज्जती करो। अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ कोई जा रहा है, वहां पे इसको पकड़ लो। इन्होंने सियासत को घसीट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको गटर में ले आई है। अब जो पाकिस्तान में हो रहा है सर, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ताहिर साहब। अब दूसरी पार्टी ने भी शुरू कर दिया सर, और रिएक्शन होगा। और ऐसी बात नहीं है, राणा सनाउल्लाह इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट मैंने 30 साल पंजाब में सियासत करी और जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे कारकुन हैं, मैंने उनको रोक के रखा हुआ है। ये जो पूरा गेम है सर, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम मोदी जी एंगल, ठीक है, लोग चाइना को वार्न कर चुके हैं कि यू आर सपोर्टिंग रशिया, डोंट सपोर्ट रशिया, ठीक है, आपको पता ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरा का पूरा सर ये मैन्युफैक्चरिंग का मामला है चाइना के अंदर, पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग का मामला है चाइना के अंदर, एक जो पूरी सप्लाई चेन है जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी चलती है, मुझे लगता है मोदी जी कहीं ना कहीं उसको टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद 10 अरब यूरोस की अनाउंसमेंट चांसलर शोल्स ने कर दी, उसी में कर दी ना, उसी मीटिंग में कर दी। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज हम लोगों ने भी कवर करी थी और रिपब्लिक में भी आई थी कि इतना ये हो गया, ये सब तो इमीडिएटली हो गया था। सो इसका मतलब है कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं जो चाइना में बनती है वो इंडिया में भी बनती हैं सर।
मर्सिडीज का इंडिया में प्लांट है, ऑडी का इंडिया में प्लांट है, BMW का इंडिया में प्लांट है, लेकिन और भी जो इनके हैवी मशीनरी है जर्मनी की, जो इस वक्त चाइना में बनती है, कहीं ना कहीं सर इंडिया शिफ्टिंग की बात है। ये मामला सप्लाई चेन का है, ये मेरा विश्वास है। सबसे बड़ी स्टोरी है सर सप्लाई चेन की। आई थिंक दिस विजिट वाज स्पेसिफिकली टू मूव मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ये कर देंगे इफ एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन डू इट, पास्ट एंड फ्यूचर, इट इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी हु कैन डू इट। लास्ट ईयर जब तालिबान ने कामयाब हुए अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में एक परसेप्शन थी कि वेस्ट के बॉर्डर से हमें पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, मगर हालात कुछ वहां से स्टेबल नहीं हुए। इसकी क्या वजह है? आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आया है, क्योंकि इंडिया ने, चाइना ने वहां $500 बिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब यह है कि 2 मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए, एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। चाइनीज को उनकी औकात याद दिलाना बीच बीच में, कि उनकी औकात का एहसास दिलाना और हमारी औकात का एहसास उनको दिलाना कि दिस इज इंडिया यू आर डीलिंग विद। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कंपेयर करना भारत की फॉरेन पॉलिसी, इट डजंट मेक एनी सेंस। अब इस वक्त मुल्क भर में महंगाई में एक हफ्ते के दौरान, जरा सुनिएगा, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसको वाकई रिकॉर्ड इजाफा कहते हैं। आटा, गोश्त, घी, जितनी भी जो दीगर अशिया की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। आपके पास तो सिर्फ 1 महीना बचा है कुछ ना कुछ करने में, सिर्फ 1 महीना बचा है। हम एक वाहिद मुल्क है जिसने 40 हरक्यूलिस जहाज भर के 8, जिसमें दवाई, खाना पीना, जरूरियात जिंदगी, वो यूक्रेन भेजा। आटा, चीनी, पेट्रोल की कीमतें। बीच बीच में चाइनीज की, हम लोग जो एक्यूपंक्चर करते हैं ना, चाइनीज सुइयां चुबा के जो इलाज करते हैं एक्यूपंक्चर, तो हम लोग भी आर्ग्यू चाइनीज के साथ एक्यूपंक्चर करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है नेपाल और श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ की। अब देखिए, चाइना ने एक बहुत ही सिंपल चीज़ यहाँ पर की कि भाई उसके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की रिजर्व पड़ा है। जैसे इंडिया के पास 650 बिलियन के आसपास है, तो चाइना के पास कुछ ट्रिलियन में है। तो बात दरअसल ये है यहाँ पर कि छोटे मोटे कंट्रीज़ को अगर ख़रीदना है, और ख़रीदने अगर आप प्रॉपर वर्ड नहीं मानते तो आप ये समझिए कि कुछ पैसे देकर वहाँ की जो डिसीजंस है वो आप अफेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए श्रीलंका कुछ चाहता है कि हमें इस टाइप के डिसीजंस इंडिया के साथ लेने हैं, तो अगर चाइना ने यहाँ पर पैसे दिए हैं तो वो उस चीज़ को यहाँ पर चेंज करवा सकता है। और चाइना ने किया भी बिल्कुल ऐसा ही था श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ के साथ या फिर नेपाल जैसे कंट्री के साथ। और नेपाल की तरफ से तो बिल्कुल स्टेटमेंट आ रहे थे इंडिया के खिलाफ, लेकिन जैसे यहाँ पर इंडिया एक्टिव हुआ, दोनों कंट्रीज़ के अंदर सरकारें चेंज हो गई और दोनों सरकारें जो अब जो वहाँ पर है वो प्रो इंडिया हो गई है। मुझे तो ये भी लगता है कि वहाँ का जो इलेक्शन होंगे उसके लिए एक स्पेशल इंडिया की तरफ से टीम जाती होगी उसके लिए माहौल बनाने के लिए, कि भाई यहाँ पर ये गवर्नमेंट ना आ जाए दूसरी वाली, अदरवाइज फिर से यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि अब वो भी कम है, क्योंकि उसकी अपोजिशन जो पार्टी है उसको भी पता है कि भाई चाइना के साथ रिलेशन आगे मेंटेन रखने में कोई बेनिफिट है नहीं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको ये सारी जो सूरत मैंने बयान की है, अब कहाँ खड़े हैं? रखिए, आप पार्टीजन तो है नहीं, आपका एक ट्रेंड हो सकता है, माइंड हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, उस तरफ हो सकता है, लेकिन जहाँ हम अब खड़े हैं यहाँ, इस तो क्या करें? एक आम शहरी के तौर पर मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने बहुत तफसील से लिखना शुरू किया था कि 2 मुल्क ऐसे हैं कि जिनके अंदर डिस्टेबिलिटी आएगी। एक यूक्रेन है और दूसरा पाकिस्तान है, और दोनों की बुनियादी वजह यह है कि 2019 दिसंबर में जब कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पेंटागन पॉलिसी आई है और 4 जो मुल्कों का ग्रुप बना क्वाड, तो उनको अंदाजा हो गया कि अब हम सेकंड प्लान पे काम करें। इस सेकंड प्लान में न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि श्रीलंका में भी ये बात शुरू हो गई कि हम भी उस लाइन के अंदर हैं। और आज से 2-2.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो चाहते ये हैं कि श्रीलंका का जो एडम्स ब्रिज है वो इंडिया का ब्रिज इकट्ठा किया जाए, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हबन तोता की जो बंदरगाह चीन को दी गई थी वो वापस ले ली जाए। और ये सारा प्लान का था, जिसके अंदर उन्होंने वहां कर लिया कामयाबी से। और आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आया है, क्योंकि इंडिया ने, चाइना ने वहां $500 बिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब यह है कि 2 मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए,
एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि वहां पर यूक्रेन के अंदर 2014 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो रूस ने फौरन क्रीम यहाँ पे कब्जा कर लिया था ताकि कुछ ना कुछ रास्ता तो हमें मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खौफ मुसलत किया गया कि यहाँ पर यूक्रेन के अंदर हम नेटो में शामिल करेंगे और यहाँ न्यूक्लियर वॉरहेड लगाएंगे, और अब वहां रूस आ गया है और वो मामला भी खत्म। तो अब हम क्या, अब हम उस चुंगल में फंस गए हैं। हमारा मामला भी वही है। आपने सुना ही होगा एक चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी का, पता नहीं कौन सी कंपनी है, मैं नाम भूल गया उसका, उस कंपनी का कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है। पौने एक अरब डॉलर का उनके एसेट्स भी हमने फ्रीज कर दिए, उनके ऐप भी। बीच बीच में चाइनीज को मैं बता रहा हूं डोज मिलती रहनी चाहिए हल्की हल्की सी, तो उनको पता लगेगा कि बैटिंग हम भी करेंगे, कभी कभी चाइनीज करेंगे, कभी कभी हम भी करेंगे। चाइनीज की आदत क्या है किसी भी रिलेशनशिप में कि सिर्फ बैटिंग चाइनीज करेंगे, बाकी साइड फील्डिंग करेगी चाइनीज। तो हमने चाइनीज को बता दिया। तो बीच बीच में चाइनीज की, हम लोग जो एक्यूपंचर करते हैं ना, चाइनीज सुइयां चुबा के जो इलाज करते हैं एक्यूपंचर, तो हम लोग भी आदमी चाइनीज के साथ एक्यूपंचर करते रहते हैं बीच बीच में। चाइनीज को उनकी औकात याद दिलाना बीच बीच में, कि उनकी औकात का एहसास दिलाना, और हमारी औकात का एहसास उनको दिलाना कि दिस इज इंडिया यू आर डीलिंग विथ। जब तक दोस्ती है, जब तक दोस्ती है, नहीं है तो फिर तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचेगा, दुख होगा, तुम्हें दर्द भी होगा। एंड वी कैन इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द चाइनीज। देयर आर मेनी वेज। पेन मतलब ये नहीं कि आपने आर्टिलरी का शेल फायर करा और 10 चाइनीज फौजी मार दिए, नहीं। देयर आर 100 वेज ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन, जिसमें चाइना चीख उठेगा। चाइना की अगले 3-4 साल में इंटायर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया आ जाएगी। देखते हैं फिर। हम एक वाहिद मुल्क है जिसने 40 हरक्यूलिस जहाज भर के 8, जिसमें दवाई, खाना पीना, जरूरियात जिंदगी, वो यूक्रेन भेजा। ना हमने बम भेजा, ना बारूद भेजी, ना तोप भेजा, ना सिपाही भेजा, ना ही माइन भेजी। एंड वी हैव ऑलवेज मेंटेन वन स्टेटस, वी आर फॉर यूनिलैटरल सीज़फायर, बिकॉज लोग का मरना रुकना चाहिए। अमेरिकन्स ट्राई टू पुश अस। आपको याद होगा यूके ने पुश करने की कोशिश की, फ्रांस कुछ बोला नहीं, जर्मनी ने की, देन दे बैक्ड आउट। देन इवेंचुअली द वर्ल्ड गॉट टू नो, जर्मनी ने भी एक प्रेस रिलीज इशू किया था, वी कैन नॉट डिक्टेट पॉलिसी टर्म्स टू इंडिया। ये बोरिस जॉनसन साहब भी कह गए, ये फ्रांस से तो खैर बोला ही नहीं, ओलाफ साहब ने भी ये कहा, और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट यहाँ आती है ट्रेड, अपना ट्रेड डील करने के लिए, और बोरिस जॉनसन साहब ये कहते हैं भाई दिवाली से पहले ये ट्रेड डील कर लो, बिकॉज दैट इज द इमर्जेंस ऑफ इंडिया ऑन अ वर्ल्ड स्टेज वेयर वी से वी विल डिटरमाइन आवर पॉलिसी व्हिच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। ये पहले इंडिया नहीं करता था, ऐसी चीजों को थोड़ा अवॉइड करता था। क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर फॉर हैविंग दिस, गेटिंग दिस इम्पॉसिबल मेक इट पॉसिबल। और कोविड में हमने सबकी मदद की। आज भी हम कह रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में आरजू जी, दुनिया में 30% वीट की शॉर्टेज हुई है, क्योंकि दुनिया का 30% वीट जाता था रशिया यूक्रेन से। हमने बोला जितनी भी वीट की शॉर्टेज है हम देने को तैयार है, जो पैसे दे सकता है दो, जो नहीं दे सकता विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट। HCQ का पैसे नहीं लिया, वैक्सीन का पैसा नहीं लिया, फूड एंड एड का पैसा नहीं लिया। सो वी हैव ऑलवेज स्टेप्ड अप टू द ओकेजन एज अ रेस्पॉन्सिबल पावर। अफगानिस्तान में भी हमने भेजा वीट, जो पाकिस्तान ने काफी दिन तक रोके रखा। आपका प्रॉब्लम तो करप्शन है, आपका प्रॉब्लम तो इस वक्त $11 बिलियन आपके रिजर्व है सारे, वो उनमें से $1.5 बिलियन आपका अपना, बाकी सारा तो लोगों का, सऊदी और चाइना का। वो उसमें आपके पास तो सिर्फ 1 महीना बचा है कुछ ना कुछ करने में। इमरान खान साहब ने, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी आती है, वो हर चीज ठीक कर लेंगे दोबारा। बल्कि इमरान खान सिर्फ 1 महीना बचा है, 1 महीना 1.5, मुझे 2 महीने पहले मैंने देखा था, लेकिन अब तो महीना 1.5 रह गया। आप मुझे ये बताएं, हालात इतने खराब हैं, क्या वजह थी जो बात स्काइप पर, फोन पे नहीं हो सकती थी? नवाज शरीफ साहब ने सारे लोगों को बुलाया वहां पे, कौन सी ऐसी बात? सबसे बड़ा मसला मैं बता रहा हूं आपका, इस वक्त क्राइसिस आ रहा है, आपका मुआशी इशू है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है। वो खुद परेशान हो गए हैं कि हमने इस चीज को किस तरह हैंडल करना है। पेट्रोल की कीमत जो पास ऑन नहीं हो रही, उसकी वजह से आपकी हर चीज रुकी पड़ी है। IMF भी उसकी वजह से रुका पड़ा, और जो 2 बाहर के लोग आपको पैसा देना चाहते हैं, वो भी कहते हैं IMF की शराइत मांग आप एक्सेप्ट करोगे फिर हम आगे चलेंगे। ये जो इंडिया ने मारा था इधर मिसाइल, क्या कर लिया था आपने? एक एहतजाज, एटमी कुव्वत के मुंह पे थप्पड़ मार के क्या कर लिया था आपने? मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को हार्डवेयर चाहिए था वहाँ से। अब वो हार्डवेयर कैसे आता है? पाकिस्तान चाइना से JF-17 थंडर जो है वो एयरक्राफ्ट्स खरीद रहा है, और JF-17 जो है उसके अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं वो इंजन्स रशिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, और चाइना वो पाकिस्तान को दे नहीं सकता जब तक रशिया उसको इजाज़त ना दे।
तो आपको जो आपके एयरफोर्स का एक बड़ा मेन स्टे बन, ये अस्त्र मिसाइल है क्या? ये एयर टू एयर मिसाइल, हम लोग तो एयर टू एयर ले रहे हैं, इसके और वर्जन्स भी हैं। ये अस्त्र मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है, अपनी टेरिटरी से मारा जा सकता था वहां पे किसी भी प्लेन को और वो प्लेन गिर जाता। पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी के दरमियान डायलॉग और जंगबंदी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 30 कैदियों को रिहा किया है। हम चूँकि बहुत तरक्की कर गए हैं ना, ज़ाहिर हमारी, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कारें भी, टेक्नोलॉजी भी, तो कर्जे तो लेते नहीं हैं। मतलब भी कभी भूखे नंगों को भी किसी से ख़तरा हुआ है? कैसा फ्रडिया किस्म का जो है वो हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया ने जो यहाँ पर एक मिसाइल मारा था, आप मतलब इंडिया ने ऐसा कहा था यहाँ पर कि गलती से आ गया है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि इंडिया ने पाकिस्तान की यहाँ पर सिस्टम चेक की है कि भाई क्या उनके पास एंटी मिसाइल्स या फिर कहे कि इस टाइप की कोई सिस्टम है कि अगर मान लीजिए इंडिया ने यहाँ पर मिसाइल्स दागे तो इंडिया के पास जैसे S-400 है, इंडिया के पास खुद का भी एक मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो क्या पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ है? तो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं था और इंडिया की जो मिसाइल थी वो 4-5 मिनट पाकिस्तान के एरिया में घूमती रही और फिर एक ऐसी जगह पर लैंड की जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं था। अब देखने वाली बात यहाँ पर बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की मीडिया में ये बात डिस्कस होती है कि मोदी जो है आपके थप्पड़ मार कर चला गया और आप कुछ नहीं कर पाए, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इंडिया ने भले ही जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हो यहाँ पर कि भाई हमने जो एक गलती से हो गया, लेकिन सबको पता है कि ऐसी गलतियाँ होती नहीं है। अगर मान लीजिए उस पर वॉर हेड थे, नहीं मान लीजिए कि उस पर वॉर हेड होते तो क्या हालत होती पाकिस्तान की। मतलब वो सोते रहते और सुबह अगर बाहर निकलते तो आसपास सब कुछ साफ हो गया होता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। देखें, पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म की ना फ़िज़ा बनाएगी। अमेरिका, इसराइल, भारत और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और इस तरह बनाएगी जिस तरह ये सारे के सारे बस हमारे ही ख़िलाफ़ हैं। हम चूँकि बहुत तरक्की कर गए हैं ना, ज़ाहिर हमारी, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कारें भी, टेक्नोलॉजी भी, तो कर्जे तो लेते नहीं हैं। मतलब भी कभी भूखे नंगों को भी किसी से ख़तरा हुआ है? कैसा फ्रडिया किस्म का जो है वो हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। ये जो इंडिया ने मारा था इधर मिसाइल, क्या कर लिया था आपने? एक एहतजाज, एटमी कुव्वत के मुंह पे थप्पड़ मार के क्या कर लिया था आपने? यानी अपने आप को सबसे पहले जब आप मुकाबले में खिलाड़ी उतरते हैं तो एक दूसरे को ज़रा तोलते हैं और ज़रा देखते हैं कि ये, बल्कि उसमें वेट भी होता है कि जी इतने वेट वाले का फ़लाँ के साथ लड़ाई है। और वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, वो कहता है कि यहाँ पाकिस्तान में आलमी उसके मामे बने हुए थे इशूज़ के। भाईजान पहले अपना घर संभालें, क्योंकि इमरान खान यू टर्न लेने के माहिर हैं और उसका कोई ना कोई उनकी एक्सक्यूज़ जो है वो आड़े आ जाएगी वहाँ पे। अब हो क्या रहा है कि इमरान खान के दो किस्म के बयानिया आ गए हैं। बैरून मुल्क एक और बयानिया है और अंदरून मुल्क एक और बयानिया है। अंदरून मुल्क अमेरिका मुखालिफ बयानिया है। अंदरून मुल्क ये कहानी है कि रशिया से मैं तेल इंपोर्ट कर रहा था तो उस वजह से मुझे हटाया गया। अंदरून मुल्क तो हमें ये बताया जा रहा है। बैरून मुल्क वो कह रहे हैं कि रशिया से जो डील थी वो तो 7 साल पहले हुई थी, 8 साल पहले हुई थी, और जो पार्ट्स का था वो तो 2008 से हो रहा था। वो क्या रहा है, पहले मैं आपको इमरान खान का एक क्लिप सुनाता हूं जो फॉरेन टीवी को उन्होंने कल दिया। वो क्या था, वॉच। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं कि मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को हार्डवेयर चाहिए था वहां से। अब वो हार्डवेयर कैसे आता है? पाकिस्तान चाइना से JF-17 थंडर जो है वो एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, और JF-17 जो है उसके अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं वो इंजन्स रशिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, और चाइना वो पाकिस्तान को दे नहीं सकता जब तक रशिया उसको इजाज़त ना दे। तो आपको जो आपके एयरफोर्स का एक बड़ा मेन स्टे बन गया JF-17 थंडर। जब आप उसके जहाज़ आप चाइना से ले रहे हैं तो उसमें रशियन इंजन्स हैं, तो ऑब्वियसली वो उस हार्डवेयर की बात करें या उस तरह की और चीज़ों की बात करें। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो गैस हमने लेनी थी ये तो 6 साल से नेगोशिएट हो रहा है, 7 साल से नेगोशिएट हो रहा है। मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो कि मैं रशिया फ्रेंडली हूँ? और सारे स्टेक होल्डर्स का ये क्रेडिट है कि वो उसमें साथ थे। क्या कहा उन्होंने, दोबारा सुने। आपने सुना कि इमरान खान ने कल कैसा यू टर्न लिया। भारत की इंडिजिनसली मेड अस्त्र मिसाइल उसको लेने के लिए, उसको एयरफोर्स और नेवी को देने के लिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2,971 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो जो कंपनी हैदराबाद की उसे बनाती है उसके साथ, उसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। वो उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो हमारी एयरफोर्स को और नेवी को अस्त्र मिसाइल देगी। अस्त्र मिसाइल बड़े अच्छे टाइम पे आ रही है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब कोई भी मिसाइल जो 37 किलोमीटर से दूर मारती है वो उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बोलते हैं। 37 किलोमीटर क्यों? 37 किलोमीटर मतलब 20 नॉटिकल माइल इसका टारगेट होता है। 20 नॉटिकल माइल विजुअल रेंज बोला जाता है। 20 नॉटिकल माइल से दूर कोई भी है उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज बोला जाता है। अस्त्र मिसाइल है क्या? ये एयर टू एयर मिसाइल, हम लोग तो एयर टू एयर ले रहे हैं, इसके और वर्जन्स भी हैं। एयर टू एयर मिसाइल का हम लोगों को फायदा कहां होगा? हमें फायदा वहां होगा जहां पर हमारे पास बालाकोट स्ट्राइक के बाद हमारे विंग कमांडर अभिनंदन गए थे और जाकर के उन्होंने एक F-16 गिराया और F-16 गिराने के टाइम पर उनका भी प्लेन गिरा और वो वहां पर प्रिजनर, उन्हें पकड़ लिया गया। बाद में वो छोड़ के भी आ गए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब ऐसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अस्त्र मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। अपनी ही टेरिटरी से मारा जा सकता था वहां पे किसी भी प्लेन को और वो प्लेन गिर जाता। बड़ी ही काबिल मिसाइल है। इससे पहले हम रशिया की R-77, R-27ER और R-27ET मिसाइल यूज कर रहे थे इसी काम के लिए। लेकिन वो मिसाइल्स अस्त्र से एक तो इंफीरियर है, दूसरा रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उस वॉर की वजह से ये मिसाइल जो है वहां से हम लोगों के पास डिफेंस इक्विपमेंट, उसको खुद को जरूरत है अभी रशिया को, तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसी भी चीजें हैं कि जब जरूरत पड़े और उस समय ना आ पाए, तो इसलिए हम लोगों ने अस्त्र मिसाइल अपने पास रख लिए और अस्त्र मिसाइल को हमने इंडक्ट कर लिए। अभी खरीदने का ऑर्डर दिया है। करीब 7 से 8 करोड़ के बीच में एक मिसाइल की कॉस्ट है। और हमारी ये जो मिसाइल है ये INS विक्रमादित्य पे भी डिप्लॉय की जाएगी। दैट मीन्स एयरफोर्स और नेवी, हम एयर से भी और नेवी से भी हम इसको कॉम्बैट कर सकते हैं। मतलब वहां के से प्लेन उड़ेंगे तो वो भी जाकर के मार सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल मतलब हमारा प्लेन चल रहा है और प्लेन से फायर होती है, हमारे फाइटर जेट से फायर होती है। इस मिसाइल का बहुत अच्छा यूज है। ये आगे जाने के ये आगे मतलब अभी तो सुखोई पे लेगी, आगे हम तेजस और MiG-29 पे भी इंटीग्रेट कर देंगे इस मिसाइल को। ये मिसाइल जो है, जो ऑर्डर आया है अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है और मेक इन इंडिया के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेक इन इंडिया को बहुत बूस्ट मिलेगा इससे। हम लोगों का पहले से प्लान था कि हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप नॉन हिंदू हैं, आप हिंदू नहीं हैं, ठीक है, और आपको जब रामायण या फिर महाभारत आपको पढ़ने में कहा जाए या फिर गीता को आपको पढ़ाने में कहा जाए, पढ़ने के लिए कहा जाए, तो अगर आप एक नॉन हिंदू है, मान लीजिए कि मुस्लिम है, तो आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि जिससे आपको उस चीज़ में रुचि नहीं आएगी या फिर आप नफरत ही करोगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने पढ़ लिया, जैसे कई सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं, विल स्मिथ हो गए, उसके अलावा हॉलीवुड की कई सारी पर्सनालिटी है। मैंने पिछले दिनों वन डीजल का एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अगर किसी भी कार्य को करने के लिए आपको डिटैच होना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि ये काम करने के बाद मुझे ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, डिटैच होकर काम करो, जैसे कृष्ण ने यहाँ पर समझाया था अर्जुन को। तो कहने का मतलब ये है कि महाभारत जो है ना, वो मतलब ऐसा भी नहीं आ रहा है कि इस चीज़ में चेंज होना चाहिए। अगर आप गीता के उपदेशों की बात करो तो ऐसा बिल्कुल हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं लग रहा है कि हाँ ये 50 पॉइंट कहे गए हैं गीता में, उसमें 5 पॉइंट में हमको यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे। मतलब आज भी वो इतनी ही रिलेवेंट है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं तसनीफ हैदर भाई, और मैं बातचीत आज शुरू करूंगा कि आपने अमृता प्रीतम के, किशन चंद्र के, राजेंद्र सिंह बेदी के, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात महाभारत का एक पूरे का पूरा सिलसिला ऑडियो में लगाया है। महाभारत से हम बातचीत शुरू करेंगे इसलिए कि ये जो कथा है ये तमाम लोगों के लिए जो उस रीजन में बसते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मगर इसको हमने एक बिल्कुल हिंदू और नॉन हिंदू इशू बना दिया। ये वैसे ही इतनी पावरफुल कथा है, तो इस कथा को जब आपने ऑडियो बुक्स की सूरत में लगाया तो क्या आपके जहन में आइडिया था?
जी बिल्कुल। असल में हिंदुस्तान की ये जितनी भी मतलब इस तरह की जो असातीरी दास्तानें हैं ख़ास तौर पे, और जिनका ज़ाहिर है कि बहुत हद तक सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत भी तस्लीम की गई है। मैं इस बात को कहूँगा ताहिर साहब कि हमने न सिर्फ महाभारत, इसके अलावा आसान अल्फाज में हमने गीता को भी अपलोड किया है, और साथ ही साथ हमने बच्चों के लिए रामायण भी उसका तर्जुमा जो कि अंग्रेजी में लिखी गई है, उसका हमने तर्जुमा आसान उर्दू में उसको भी अपलोड किया है, ताकि ये हम चाहते हैं कि जो रिवायती जो मतलब जो कथा, जैसा कि आपने कहा इस तरह की जो कथाएं हैं, इस तरह असल में इन्हें कहना चाहिए कि इसी से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये किसी ना किसी तरीके से लोगों के सामने आती रहनी चाहिए, और उनको जाहिर है कि वो उसको सुने, आज के दौर से कनेक्ट करें, और उस जाने कि हमारे यहाँ किस तरह से अच्छाई और बुराई की जो किस किस्म की जो जंगें जो हैं वो उस तरह से रही हैं, और उसमें क्या अखलाकियात तय की गई थी। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि महाभारत है, ये है, और इस तरह की दूसरी भी जो पुरानी हिंदुस्तान की मिट्टी की दास्तानें हैं जो है वो ऑडियो की सोच किया। देखिए तस्नीफ भाई, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो पूरी की पूरी दास्तानें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इस हवाले से ही नहीं है कि कोई रिलीजियस हैं, बल्कि इस हवाले से भी है कि ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो भारत की हिस्ट्री है उसमें महाभारत की बात समझे बगैर हम भारत की हिस्ट्री को समझ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि मतलब हमारे यहाँ एक इस तरह का, ख़ास तौर पे हम ज़्यादातर जो अपने यहाँ तालीम देते हैं वो गैर हिंदुस्तानी तालीमात ज़्यादा हैं, और आज के दौर में तो ख़ास तौर पे हम जानते भी नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इस तरह का जो माइथोलॉजिकल लिटरेचर है उसकी क्या अहमियत है और उसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि जाने बगैर, जैसा कि आपने कहा, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की रूह को समझ पाएं, हिंदुस्तान की जहनियत को समझ पाएं, हिंदुस्तान की तय की हुई पुरानी अखलाकियात को समझ पाएं, क्योंकि उसमें इतनी नादर किताबें हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट किताबें हैं, और उसमें जब महाभारत है, अमृता प्रीतम है, जब उसमें तमाम बड़े बड़े नामी गिरामी भारतीय राइटर्स हैं, जब अब्दुल्ला हुसैन की बात होगी तो वो ज़ाहिर कहा जाएगा कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, तो पाकिस्तान ख़ुद भी तो भारत ही है ना, और जो उनका नावल उदास नस्लें वो तो है ही भारत की हिस्ट्री, जो रीसेंट भारत है उसकी हिस्ट्री है। और आपने इतनी बेशुमार नादर किताबें लगाई हैं, तो इससे जो इस वक्त की भारत की एक तरह से नई रिवाइवलिज्म की बातचीत चल रही है, मैं से आपको जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो हमारी हिंदू कम्युनिटीज़ है वो फील करते हैं कि वो लेफ़्ट आउट रह गए। तो आप तो उनको लेफ़्ट आउट नहीं रख रहे, आप तो अपनी अदबी दुनिया में बग़ैर ये सोचे कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, आप जो इम्पॉर्टेंट बात है उसको रख रहे हैं। तो अदबी दुनिया की अहमियत इस हवाले से क्या बनती है, इस हारमोनी में, इस नए अहद में, जब हमारे हिंदू बहन भाई ये सोचते हैं कि वो साल से लेफ़्ट आउट हैं लिटरेचर की दुनिया में, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की दुनिया में, तो आप तो उनको इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में ला रहे हैं। इस पर ज़रा बातचीत कीजिए। ताहिर साहब, मैं दो बातें अर्ज करना चाहूँगा। आपने जो बातें कही हैं उनमें दो मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं। अव्वल तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो निहायत अदबी बुनियादों पे है, और उनमें सियासी तौर पे वैसे तो कोई उसका वो नहीं है, मकसद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम ये चाहते हैं कि इस तरह का लिटरेचर सामने आए जो इस तरह की हारमोनी क्रिएट करे। तो आप सोचिए कि एक, मतलब मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, तो एक पढ़े लिखे शख्स के तौर पे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मेरी कम्युनिटी से गलती हुई है, और वो गलती पार्टीशन की मांग की है। हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, किसी हाल में नहीं होना चाहिए था, वो एक बहुत ही गलत डिसीजन था। उसका नुकसान जो बाद में हुआ वहाँ पे, उसमें मैं आपको, मतलब एक बहुत सारी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक जो बड़ा नुकसान है वो वहाँ की जो
वो उन कम्युनिटीज का हुआ है जो वहाँ पे माइनॉरिटी में थी खासतौर पर। और हमने खालिदपुर का ईरावती अफसाना जो हमने अपलोड भी किया हुआ है इस पर दुनिया पे, उसमें हमने देखा कि हिंदुओं के साथ वहाँ क्या होता है कि खासतौर पर उनको ये तक इजाज़त नहीं है कि वो मूर्तियाँ तक रख सकें अपने मंदिरों में। और ये किसी और ने नहीं, खुद मुसलमान अफसाना निगारों ने ये सब कहानियाँ लिखी हैं। और ख़ुद वहाँ के आप जब ऐसे लोगों को पढ़ते हैं तो खैर ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि जब तक हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि पार्टीशन एक गलती थी और इस बात को मानेंगे नहीं कि भाई ये हमसे ये हुआ है, हमारे ही हम मजहबों से हुआ है, तो अगर ये इस तरह की गलती हुई है तो इसको अब हम तो जाके तारीख में तो बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम हमें अपने हिंदू भाइयों को इस बात का एहसास दिलाना है कि भाई हम आपके किसी भी तौर पे हम आप अपने पूर्वजों अपने बाप दादाओं जैसी सोच नहीं रखते हैं। तो हमारा जो मामला है ये हम नए हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं। हम एक हमारा जो मामला है हम ये समझते हैं कि जिस अखंड भारत में आपका यकीन है उसमें हमारा भी यकीन है। हमें इंडियन टेलीविज़न पे इनवाइट करते हैं, तो जब भी इस तरह के हालात पाकिस्तान में होते हैं वो इसको पकड़ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमें करते हैं, हम एम्बैरस हो जाते हैं। यार ये देखो हमारा मुल्क ये कर रहा है, हम किस तरह क्या करें हम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सवाल करते हैं उसका हवाला वो देते हैं, हवाला देते हैं या फलाने दिन फलाने वक्त ये ट्वीट हुई है या ये वीडियो है, वो नाम बताते हैं लोगों के, तो हम क्या करें फिर। माय गॉड, और ये लोग बताना चाहते हैं। हिंदुस्तान ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया हमारे ऊपर, हाइपरसोनिक उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गिराए देखने के लिए कि क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे, और उन्होंने देखा कि हम नहीं कर सकते थे, हमें बाद में पता चला। तो जब तक आप अपने सिस्टम्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को और डिटेक्शन एबिलिटी को इंप्रूव नहीं करते, आपके पास बेशक बम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या होता है हिंदुस्तान से हम क्यों डरते हैं? हिंदुस्तान हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं? मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, कोई मेरे खिलाफ साजिश, ये गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ रही है। ये मैसेज दिया जा रहा है चीन को कि भी पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, हिम्मत यानी बेसिकली स्किल ही नहीं है आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान जो है इस वक्त उसको क्या जरूरत है? उसको तेल की जरूरत है, उसको व्हीट की जरूरत है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, या हमने सारी उम्र कारी बन के रहना है? फायदा मैं बताऊं किसका होगा, ये होगा हिंदुस्तान का। वो अपने टेलीविज़न स्टेशंस पे मुझे, इफ्तिखार साहब को, बुखारी साहब को, जावेद साहब को, सबको बुला के हाँ जी बताएं आपके तो मुल्क में ये हो रहा है, आप में मुल्क, आप क्या जवाब। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि जब पाकिस्तानी इंडियन मीडिया में आते हैं, इंडियन टेलीविज़न पर आते हैं, खास करके मीडिया में जब आते हैं, तब जब उनकी धुलाई होती है तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कि जब मान लीजिए कि पाकिस्तानी कोई पैनलिस्ट इंडियन मीडिया में कोई ज्वाइन होता है, तब उनको भी नहीं पता होता कि भाई पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और यहाँ पर इंडियन मीडिया जो है वो होमवर्क करके वही प्रश्न ले आता है, वही क्वेश्चन ले आता है कि भाई देखिए पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, और आप तय समझ लीजिए कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट के पास उसका कोई जवाब नहीं होता कि भाई हमने आखिरकार ऐसा क्यों किया है, उसको पता ही नहीं होता। और देखिए पाकिस्तान के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया में नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता रहता है। अब कोई अगर मान लीजिए कि 10, 20, 50 मर्दों का, मैन का जो झुंड है, अगर उसके बीच में कोई लड़की आ गई ना, तो वो सेफ़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैं ऐसा नहीं कह रहा इंडिया के अंदर सब कुछ सेफ़ है, लेकिन पॉसिबिलिटी सबसे बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर को उसको नोच लिया जाए। तो यहाँ पर यही बात हो रही कि इंडियन मीडिया में आने से पहले पाकिस्तान या फिर कहीं कि उनके पैनलिस्ट को कितना डर लगता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मीडिया पे हर जगह जब एक बैनर पे कहा जाता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ना करो, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ है इंसिनुएशन, वो डाल देते हैं, रूमर्स फैला देते हैं। और पर्टिकुलरली जनरल सायर के मुतालिक, हु इज़ द सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल इन द आर्मी, 10 कोर के ही हेड्स इट, आ गया जी कि रिज़ाइन कर गए हैं, ये हो गया। और फिर कई तो बड़े डेयरिंग हैं, यहाँ जी इस वजह से हुआ, उस वजह। वाई डोंट वी लीव द आर्मी आउट? ISPR ने बड़ा क्लियरली कहा है कि भाई आर्मी हैज़ नथिंग टू डू विद इट। सो इसका फ़ायदा किसको होगा? ना गवर्नमेंट को होगा, ना अपोजिशन को होगा, ना मैं समझता हूँ इंटरनली किसी का होगा। फ़ायदा मैं बताऊँ किसका होगा, ये होगा हिंदुस्तान का। वो अपने टेलीविज़न स्टेशंस पे मुझे, इफ्तिखार साहब को, बुखारी साहब को, जावेद साहब को, सबको बुला के हाँ जी बताएं आपके तो मुल्क में ये हो रहा है, आप में मुल्क, आप क्या जवाब देंगे? तो यार कुछ खुदा के लिए सोच लो। फ़ौज को मत इन्वॉल्व करो, ना जुडिशरी को इन्वॉल्व करो, और दुनिया के तमाम इदारों के कान खड़े हो जाएंगे। ये क्या हुआ? वेल सेड। अब देखें जो शख्स आने वाला है मतवक्का तौर पे, एक पता नहीं एक नामालूम, मैं उस
को जानता भी नहीं जिसने ट्वीट किया। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे तमाम टेलीफोन नंबर्स जहाँ से ऐसी ट्वीट की जा रही हैं जो मेरी मुल्क की सलामती के खिलाफ है, देखें पॉलिटिकल मुखालफत और होती है, वो और चीज़ है, लेकिन अगर आप फ़ौज के अदारे के बारे में ये कहें जी कि दो जनरल आपस में लड़ पड़े हैं, आप ये कहें कि जनाब ये जनरलों के दरमियान इख्तिलाफ राय पाया जा रहा है, और आप इस तरीके से ये बातें कर रहे हैं जिस तरह कि आप वहाँ पे उन मीटिंग्स में मौजूद हैं, इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। और मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों बशमूल मिलिट्री इंटेलिजेंस, द इंटर सर्विलेंस इंटेलिजेंस, द FIA, द IB, द स्पेशल ब्रांच एंड अदर्स अदारे जिनको मैं नहीं जानता, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को ट्रैक डाउन करें। ये हैं वो इंडिया के एजेंट, ये हैं वो भारत के एजेंट जो मेरे मुल्क की फ़ौज के बारे में वो बातें फैला रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आप रात को किसी वक्त किसी स्पेस में चले जाएं PTI के, मैं आपको गारंटी से कह देता हूं उस स्पेस में क्या डिस्कशन हो रही है, आर्मी चीफ के बारे में डिस्कशन हो रही है, फौज के बारे में डिस्कशन हो रही है, टोटल इंडियन एजेंडे पे बात हो रही है। नहीं, आई थिंक हियर आई करेक्ट यू, सिर्फ एक आदमी को सिंगल आउट किया जा रहा है, सिंगल आउट करने के, दिस इज रॉन्ग। हमें इंडियन टेलीविजन पे इनवाइट करते हैं, तो जब भी इस तरह के हालात पाकिस्तान में होते हैं वो इसको पकड़ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमें करते हैं, हम एम्बैरस हो जाते हैं, यार ये देखो हमारा मुल्क ये कर रहा है, हम किस तरह क्या करें हम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सवाल करते हैं उसका हवाला वो देते हैं, हवाला देते हैं या फलाने दिन फलाने वक्त ये ट्वीट हुई है या ये वीलॉग है, वो नाम बताते हैं लोगों के, तो हम क्या करें फिर। एंड मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ तमाम इदारों को जिनको मैंने नाम लिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या होता है हिंदुस्तान से हम क्यों डरते हैं, हिंदुस्तान हमारे खिलाफ क्या कर सकता है, ये कर सकते हैं साजिश, और ये ऐसी खौफनाक साजिश कि एक आदमी जो नेक्स्ट लाइन जो उसमें तैनाती में खड़ा है उसका इस्तीफा दे दिया आपने। स्टॉप दिस नॉनसेंस। कश्मीर पे हिंदुस्तान की पोजीशन को एक्सेप्ट करने का जो लॉलीपॉप है वो ये होगा जो इंडिया ने पहले ही प्लान करके रखा है। उनका स्क्रिप्ट ये है कि वो कश्मीर को आर्टिकल 370 के बजाय 371 दे देंगे, तो जम्मू और कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड देंगे। जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो पहले दे देते, वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा रजीम आ जाए जिससे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो जब वो चीज़ होगी तो पाकिस्तान में एक आम आदमी को यह पैगाम जाएगा कि मौजूदा हुकूमत ने हिंदुस्तान से भी बहुत बेहतर नेगोशिएशन कर ली है, इकोनॉमिक हालात बेहतर कर दिए हैं। इसाक डार साहब का मुझे चंद दिन पहले पता चला था कि उनकी कोशिश है कि डॉलर को 165 के करीब जो है वो ले आए। तो जब डॉलर मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो डॉलर की प्राइस भी फॉल कर जाएगी। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत फॉल कर सकती है, उसके लिए कयास बढ़ सकता है। और पाकिस्तान में आप जैसे आपने देखा कि बलोच ये जो खातून से हमला करवाया गया, दहशतगर्द खुदकुश हमला करवाया गया, अगर ये मैसेज दिया जा रहा है चीन को कि भी पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, हिम्मत यानी बेसिकली स्किल ही नहीं है आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। खालिद साहब कह रहे थे कि ये रेड एरिया, रेड गो नॉन गो एरिया है। देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यूसली इवॉल्व होना होता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, मिसाइल और बॉम्ब रखना कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आपके पास उसको डिलीवरी सिस्टम ना हो। फिर अगर आपके पास डिलीवरी सिस्टम रिडंडेंट हो जाए फिर आपको बेहतर डिलीवरी सिस्टम चाहिए होते हैं। जैसे हिंदुस्तान ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे ऊपर हाइपरसोनिक उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गिराए देखने के लिए कि क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे, और उन्होंने देखा कि हम नहीं कर सकते थे, हमें बाद में पता चला। तो जब तक आप अपने सिस्टम्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को और डिटेक्शन एबिलिटी को इंप्रूव नहीं करते, आपके पास बेशक बम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आगे और पीछे थोड़ा सा इधर उधर करें, नोबडी कैन फाइंड आउट। ये झूठ है, ये एक पुट ऑन एक्ट है। देखिए बीबी, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। पाकिस्तान जो है इस वक्त, उसको क्या जरूरत है? उसको तेल की जरूरत है, उसको व्हीट की जरूरत है, उसको हथियार की जरूरत है। ये तीनों चीजें उनको वेस्ट से मिलते थे, वेस्ट से। सऊदी अरेबिया को मैं इंक्लूड करता हूं वेस्ट में। अब ये तीनों चीजें जो हैं उनको सस्ता मिलेगा, बेहतर मिलेगा, विद लेस कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम रशिया एंड चाइना। एक्चुअली बात ये है, और साथ साथ आप सीपेक मिला लें। आप समझ गए? हमारा पूरी इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। भारत ने सिर्फ शुबा होने पर ही पाकिस्तानी सरजमीन में अपने तैयारे भेजे थे। अगर ये ममालिक अपनी सलामती के नाम पर दूसरे मुल्कों में हमले कर सकते हैं जहां से इन्हें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? फौज के लिए किसी मुल्क की खुद मुख्तारी उसका रिट ऑफ द बॉर्डर है कि ये उसकी सरहद है, यहाँ पे उसका कंट्रोल है। हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं? रोज हमारे बंदों को वहां आके मार देते हैं, कभी
बॉर्डर पे हमारी फेंस तोड़ के उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। डीजी ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हो गए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। लगता है ऐसा है कि दुश्मन कुव्वतें शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मंसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। क्या कहेंगे आप देखिए कि गल्फ स्टेट्स वगैरह भी हैं जो कि इसमें मदद कर रही हैं, तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, लेकिन जो खुशियां मनाई गई थी, जो लड्डू बांटे गए थे, जो मिठाइयां बांटी गई थी, वो इस दिन के लिए बांटी गई थी कि वो हमारे ऊपर हमले करने। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो दो स्ट्राइकें कर चुका है पाकिस्तान के ऊपर। पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक की, और दोनों के बाहर सिचुएशन ऐसी हो गई थी पाकिस्तान के लिए कि भाई अब करे तो करे क्या, अब कर तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन सबको पता है कि भाई इंडिया अगर यहाँ पर हम आंसर देने गए तो इंडिया तैयार ही बैठा है। तो दोनों बार ऐसा हुआ कि वो कुछ नहीं कर पाए। अब दरअसल सिचुएशन यहाँ पर ये है कि पाकिस्तानियों को डर लगता है कि भाई हमें पता भी नहीं चला और इंडिया ने दो कांड कर दिए हमारे साथ। तो आखिरकार अब ऐसा मान लीजिए कि इंडिया फुल फ्लैज के साथ अगर यहाँ पर हमारे ऊपर आ जाता है, मतलब पूरी तरीके से, जैसे कि मतलब एक पूरा का पूरा काफिला होता है हमारा, जो हम एयर स्ट्राइक करते हैं, फिर उसके बाद टैंक्स होते हैं, हम मान लीजिए कि पता ही नहीं चलता पाकिस्तान को, तो मतलब वो सोते पकड़े जाएंगे। और तय मानिए पाकिस्तान बहुत सारी सिचुएशन में घिरा पड़ा है, TTP हो, चाहे बलोच लिबरेशन आर्मी वाली सिचुएशन हो, उसके अलावा सिंधु देश बनने की मांग हो, उसके अलावा अफगानिस्तान वाली बॉर्डर, ईरान वाली बॉर्डर, इंडिया वाली बॉर्डर, सब कुछ सारी की सारी चीज़ों पर पाकिस्तान अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है और इसी का बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क दुश्मन बैरून मुल्क से आ रहे हैं, सरहदी चौकियों पर हमले कर रहे हैं। पेश की हमलों का वही तरीकाकार इख्तियार करना होगा जो अमेरिका इख्तियार करता है, सऊदी अरब इख्तियार करता है, तुर्की इख्तियार करता आ रहा है, क्योंकि दहशतगर्द पाकिस्तान की अमन पसंदी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसकी मिसालें मौजूद है आलमी दुनिया में। पेश की या कबल अज वक्त हमले अमेरिका ने भी किए, पाकिस्तान की सरजमीन पर किए। अमेरिका सिर्फ इस खदशे के तहत कई ममालिक पर चढ़ दौड़ा है कि यहां से अमेरिका के खिलाफ कोई मंसूबाबंदी हो सकती है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, शाम में फिजाई हमले कर चुका है, सऊदी अरब ने यमन में हौसियों के खिलाफ हमले किए, तुर्की ने शाम में कुर्दों के खिलाफ हमले किए। भारत ने सिर्फ शुबा होने पर ही पाकिस्तानी सरजमीन में अपने तैयारे भेजे थे। अगर ये ममालिक अपनी सलामती के नाम पर दूसरे मुल्कों में हमले कर सकते हैं जहां से इन्हें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बैठकर मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली? एक जानिब दहशतगर्द मुसलसल फौजी जवानों को शहीद कर रहे हैं, दूसरी जानिब हुकूमत के इकदाम दहशतगर्दी पर काबू पाने की बजाय दहशतगर्दी की इत्तला देने तक ही महदूद नजर आते हैं। गुज़िश्ता रोज भी पाक अफगान बॉर्डर पर जिला कुरम में दहशतगर्दों ने सरहद पार से फायरिंग की, जिसके तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान शहीद हो गए थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता रहा है और तवक्को है कि उबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकिल में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देगी। लेकिन अफगान हुकूमत की दहशतगर्दों पर चलती नजर नहीं आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते भी बलोचिस्तान के इलाकों पंजगोर और नौशकी में भी सरहद पार से आए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर हमले किए थे। ये वो ममालिक जहां की सरहद को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तानी जवानों को शहीद करने पर। ये पहले भी हो रहा था, लेकिन जिस तवातर से अब हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, क्या यह हक नहीं बनता कि हम भी अब वो कार्रवाई करें जिसका हमसे तकाजा किया जा रहा है? देखिए, सूरत हाल तो वही है। और आपको याद होगा कि एक वक्त में हमारे शहर में धमाके हुआ करते थे और वो अफगानिस्तान से भारत का एक, आप कह लीजिए कि वो अरूज पे था। और आज भी ये जो कुछ हो रहा है इसमें CIA भी शरीक है, मोसाद है, ये भी भारत है, और किसी हद तक बाज एलिमेंट्स ईरान में भी हैं जो कि ये मदद कर रहे हैं। वो कि हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि हुकूमत की मर्जी उसमें शामिल है या नहीं, लेकिन बाज एलिमेंट्स वहां पे मौजूद हैं जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि गल्फ स्टेट्स वगैरह भी हैं जो कि इसमें मदद कर रही हैं। तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, अफगानिस्तान से मुतल्लिक
अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को थारोली रिव्यू करने की जरूरत है और सोच समझकर ऐसे मामले में, जबकि हम अपनी अफवाज को, अपने जवानों को सिटिंग डक्स नहीं बना सकते कि वो यहाँ जहाँ खड़े हों वहां से बॉर्डर पार करके आए और यहाँ दर्जनों लोगों को कत्ल करके चले जाए। रिव्यू करने की जरूरत है, आपका पॉइंट आ गया ज़ैनुल खान साहब। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको लगता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के तहफ्फुज़ात पर कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये उनकी सोची समझी पॉलिसी है और हमारी जो तालिबान से मोहब्बत और जो हम बार बार ये कहते हैं कि उनको तंग ना करें, वहाँ बड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे उनकी भाई वो अशरफ गनी जिसकी हुकूमत हम कहते थे सिर्फ काबुल तक है और काबुल से बाहर सारी तालिबान की हुकूमत है, उनके दौर में कभी हमारी सरहदों पर ऐसे हमले नहीं हुए, कभी बाढ़ को ऐसे नुकसान नहीं पहुँचाया गया। एक रेट ऑफ द बॉर्डर होती है किसी फ़ौज के लिए, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी उसका रेट ऑफ द बॉर्डर है कि ये उसकी सरहद है, यहाँ पे उसका कंट्रोल है। हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज़ हमारे बंदों को वहाँ आके मार देते हैं, कभी बॉर्डर पे हमारी फेंस तोड़ के उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम तमाशाई बने हुए हैं कि ये पता नहीं हम उनके आगे नहीं बोल सकते हैं, हम उनसे डरते हैं, ये क्या है। इसी तरह अब जो कुछ बलूचिस्तान में BLA ने किया है, हमने खुद प्रेस रिलीज दी है कि वो अफ़गानिस्तान में राब्ते में थे, उसके बाद भी हम खामोश हैं। जो जदीद असला दहशतगर्द यूज़ कर रहे हैं वो अफ़गानिस्तान से आ रहा है, हम खामोश हैं। ये तालिबान की मोहब्बत में हम अपने जवानों का खून कैसे माफ़ कर सकते हैं? ये तालिबान की मोहब्बत में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकता है? ये तालिबान की अगर अमेरिका ने एक दफ़ा हमारे बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की थी तो हमने बॉर्डर बंद कर दिया था, अमेरिका को ट्रांजिट रूट बंद कर दिया था और उसके बाद अमेरिका से तनाव आ गया था। आज हम तालिबान के आगे बोलने से कातर हैं। कोई बात करो तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तालिबान को कुछ ना कहें, वो बड़े कमज़ोर हो जाएंगे, वहाँ बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। भाई अशरफ गनी और अहमद करज़ई से बुरे साबित हुए हैं उनके ये महीने, ना वो हमसे सीधे मुँह बात करने को तैयार हैं, ना वो हमारे साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करने को तैयार हैं, ना वो हमारे दहशतगर्द हमें देने को तैयार हैं। फिर हमारी उनसे मोहब्बत किस बात की है? ये एक तरफा मोहब्बत पाकिस्तान को ले डूबेगी, पहले भी ले डूबी है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, उनसे दो टोक बात करनी चाहिए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है जुनैरा, आप कुछ हम क्यों नहीं, जो हमारी सरहद पर हमला करता है हम उसका मुंह तोड़ जवाब देके उसके अंदर घुस के उसको मार क्यों नहीं देते हैं? जुनैरा भी कुछ कहना चाह रही है। जी जुनैरा। एक तो ये कि राइटर्स को ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने साफ डिनाई किया है कि जो इंटेल हमारे साथ शेयर की गई है जिसके मुताबिक कनेक्टेड थे जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गानिस्तान में भी और इंडिया में भी, उन्होंने उसको कम्प्लीटली डिनाई किया है, वो उसको मान ही नहीं रहे हैं। यह एक इंतहाई अजीबोगरीब तस्वीर है और ख़बर है, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ। पाकिस्तान को इस पर मजम्मत करनी चाहिए, इंडिया की भी और सऊदी अरब की भी। ये तस्वीर देखें, सऊदी फौजी कमांडर का दौरा हुआ है भारत का। समीर साहब, वैसे तो जो अमूमी तौर पे जो खारजा ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद भी आज के दौर में सियासी, मुआशी और फौजी, ये तमाम ताल्लुकात ये साथ साथ चलते हैं। अब इस तस्वीर में जो खास बात है वो ये है कि जानबूझकर बैकग्राउंड में 1971 में जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ दस्तखत कर रही थी, या जो वो सरेंडर वाली एक पिक्चर है, जानबूझकर भारतीय फौज ने, भारतीय रियासत ने सऊदी अरब और भारतीय जर्नल्स के पीछे वो तस्वीर रखी। इंडिया इस फोरम का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये साउथ एशिया में मामलात खराब कर रहे हैं, इन्होंने जमातुल दावा को और बाकी जमातों को सपोर्ट किया हुआ। तो सऊदी अरब के जो आगे के ताल्लुकात हैं वो अब कैसे जाएंगे, उसमें सारी बात है अमेरिका का भी रोल सबको है अंदाज। बल्कि अगर आप अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन लें अफगान बाढ़ के ऊपर, ये जो बाढ़ लगी है इसके ऊपर सुन लें, तो वो इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। और उस पे ये तकरीब की गई जानबूझकर, सिर्फ पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर पाकिस्तान को जलाना है ना तो सिर्फ एक तस्वीर काफ़ी है, सिर्फ एक तस्वीर जहां पर आप वो 1971 वाली जो सरेंडर जो कर रहा है पाकिस्तान,
AK न्याजी जो है वो इंडिया के सामने, तो अगर वही आप देखा तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। पिछले दिनों सऊदी के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो आए थे और फिर यहाँ पर फोटो सेशन हुआ। अब देखिए, जब कभी भी चाहे वो बांग्लादेश की PM आती है या फिर सऊदी UAE जैसे महत्वपूर्ण कंट्री से कोई आता है और डिफेंस वाली जब कोई सिचुएशन होती है ना, तो हम डेफिनेटली ध्यान रखते हैं कि बैकग्राउंड में 1971 वाली सरेंडर वाली एक फ़ोटो हो, जिससे अब होता क्या है कि उसके बाद वो पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर करेगा। मतलब जिस हिसाब से कोई मेहमान आए हैं, अगर बांग्लादेश की PM आई है तो US कवर नहीं करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए UK, फ्रांस या फिर US का कोई आया है तो दुनिया भर की मीडिया उसको कवर करेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एक सिर्फ एक इमेज है ना, वो पूरे पाकिस्तान को जलाने के लिए काफ़ी। हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया में इसकी शो होते रहेंगे और यही देखने में बहुत मज़ा आता है। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। यह एक इंतहाई अजीबोगरीब तस्वीर है और खबर है, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। मैं आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान को इस पे मजम्मत करनी चाहिए, इंडिया की भी और सऊदी अरब की भी। ये तस्वीर देखें, सऊदी फौजी कमांडर का दौरा हुआ है भारत का और उनकी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद मुतीर भारत पहुंचे हैं। उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ से मुलाकात की है और उन्होंने तस्वीर बनाई है। उस तस्वीर में जो वो एक गिफ्ट दे रहे हैं भारतीय आर्मी चीफ अफगानिस्तान की फौज के कमांडर को, ना सिर्फ उनको गिफ्ट दे रहे हैं बल्कि एक किताब भी दे रहे हैं। अब इस तस्वीर में जो खास बात है वो ये है कि जानबूझकर बैकग्राउंड में 1971 में जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ दस्तखत कर रही थी, या जो वो सरेंडर वाली एक पिक्चर है, जानबूझकर भारतीय फौज ने, भारतीय रियासत ने सऊदी अरब और भारतीय जर्नल्स के पीछे वो तस्वीर रखी और उस पे ये तकरीब की गई जानबूझकर, सिर्फ पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सऊदी अरब तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहिए। हो सकता है सऊदी जर्नल को ये पता ही ना हो कि ये तस्वीर क्या है, इसकी अहमियत क्या है। नॉर्मली ऐसे आप आते हैं किसी कमरे में, आपको पता नहीं चलता, लेकिन इंडिया ने ये डेलिबरेटली किया है। पाकिस्तान को, सऊदी अरब को ये बात बतानी जरूर चाहिए कि हमारा ये कंसर्न है। इंडिया जो है वो, क्योंकि एक फोरम है यूएन का, यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी न्यूयॉर्क में ये बनी हुई है। ये बेसिकली उस बैक इन 2001 जब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 अडॉप्ट किया गया था, जो कि 9/11 के अटैक्स के बाद जो रेजोल्यूशन वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया था कि ये मेरा ख्याल है 28 सितंबर 2001 को कि जी काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेने चाहिए पूरी दुनिया में। अच्छा, इंडिया इस फोरम का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को ये कहते हुए कि पाकिस्तानी जो हैं ये साउथ एशिया में मामलात खराब कर रहे हैं, इन्होंने जमातुल दावा को और बाकी जमातों को सपोर्ट किया हुआ और वो हमारे यहाँ पे हमला करे। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान डेफिनेटली हम परेशानी की शक्ल में है, हमें उसकी वजह क्या है? पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं मुंह जुबानी, ठीक है। वैसे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हमने जारी बात है फॉर अ लॉन्ग टर्म दुनिया को ये तो बताना हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वहां से क्या हो रहा है? वहां से बलोच मिलिटेंट्स आ रहे हैं, वहां से TTP बैठ के हमले कर रही है। और आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है किसी किस्म में? क्या अफगानिस्तान ने कोई स्टेटमेंट दी है? बल्कि अगर आप अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन लें अफगान बाढ़ के ऊपर, ये जो बाढ़ लगी है इसके ऊपर सुन लें, तो वो इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। क्या हम इन लोगों को सपोर्ट करेंगे? उस स्टेटमेंट में जो मुझे पता चला, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा पायन ये जो बाढ़ लगी थी ये तो पुरानी हुकूमत ने कहा था, ये तो हमने कही नहीं है। अब तालिबान बड़े खोचल है। वो किस तरह खोचल है कि उनको ये इस चीज का अंदाजा है कि जनाब जो अगर हमने ये मान लिया कि और हमने अलाउ कर दिया बाढ़ का, तो ये ना लोग हमसे गुस्से हो जाए अफगानिस्तान के अवाम। सो ये खाता अशरफ गनी के हिस्से में डाल दो कि उन्होंने किया था। सो जी पिछली हुकूमत ने अलाउ किया था बाढ़ लगाने की, हम तो पाकिस्तान को अलाउ भी नहीं करते और ये ड्यूरेंट लाइन है और ये बिल्कुल ऐसी है। और हम वो जो एक उनका पता आपको सवाली उनसे अपना काबुल नहीं जाता और बातें वो अटक की कहाँ की करते हैं वो आपको पता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इंतहाई गलत जगह पे बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने पूरी जिंदगी, हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे एनालिस्ट ने, हमारे वो लोग जिन्होंने हमें पूरी जिंदगी एक ही चीज की है, पाकिस्तान गॉट अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन का हमने मिसयूज किया, मिसयूज हो गई और हम मुश्किल में पड़ गए।
स्ट्रेटेजिक पोजीशन किस तरह की होती है कि जिस तरह आज चाइना को देखें, एक तरफ वो पैसिफिक में बैठे हुए हैं, इधर वो जनाब उन्होंने जो है वो अरेबियन सी तक पाकिस्तान के रास्ते वो टांगे निकाल के इधर पहुंच गए हैं। उधर इंडिया देखें, पूरे का पूरा वो जो है एक इंडियन ओशन नीचे देखें वो क्या कर रहा है, पूरे का पूरा ओशन उनके पास है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो उनके पास है। या फिर अरब स्टेट्स हैं, उनके पास इतने बड़े सी और उन्होंने किस तरह उसका इस्तेमाल किया। हम तो अपने समंदरों का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। समंदरों पे भी हमने, अब बंदा क्या कहे ना, वहां पे कोई वो बीच बने हुए हैं, हम तो जो अच्छे बीच, हम तो उनको बीच भी नहीं बना सकते क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, वहां पे तो इस तरह की कुछ हो ही नहीं सकता। उसी वक्त यहाँ पे पाबंदियां लग जाएंगी। मतलब हम इस लोकेशन का कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरफ से हमें तालिबान ने दबाया हुआ है, दूसरी तरफ से चीन हमें कह रहा है और डेवलपमेंट करें और कारोबार करें और काम करें, हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। इंडिया के साथ हमारे मामलात कश्मीर की वजह से खराब हो गए हैं और अब उन्होंने पूरा हमें डिस्टेंस कर लिया हुआ है। तो ये जो, और ईरान जो है वो 24 घंटे हमारे ईरान के साथ मसले हैं, लेकिन ईरान का भी इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे, तो लो इंटेंसिटी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हम कभी मीडिया में छोड़ देते हैं, कभी वो चीजें मीडिया में छोड़ देते हैं, तो हम एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहते हैं, लेकिन हमें तो कोई समझ नहीं हमने क्या करना है। इधर इंटरनली इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस है। बट एनी हाउ, ये जो बात मैं कर रहा था कि जो यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इसमें जो उन्होंने कहा जनाब के अब दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, भारत और पाकिस्तान, और अब ये जो है हमारे वहां पे जो एक काउंसलर साहब थे, जो एक यंग लड़के हैं उमर सिद्दीक, उन्होंने कहा जनाब के टीटीपी और जो जमातुल अहरार है इसको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। ये क्या बात हुई है? आप लोगों ने ये क्या किया? ये देखिए, आज मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, कई लोगों ने लगा रखा है, जिसमें हमारे इंडियन दोस्त भी हैं और पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, और इंडिया की जो कहना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उन लोगों ने कहा है कि जी यहाँ से मतलब पाकिस्तान आप किसी को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे। कभी ये हो सकता है? माने द फैक्ट कि इट वाज ट्राइड मेरे ख्याल में गलत है। इट इज रॉन्ग, इट इज मॉरली रॉन्ग। मैं देख रहा था मेजर गौरव आर्या, मैं उनकी एक बड़ी वीडियो वायरल देख रहा था कि जनाब देखें, वो इमरान खान ने वो काम कर दिया जो हम नहीं कर सके। यहाँ पर अहम खबर देंगे, पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए हैं। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किसका काम है हमें सही बताना, सच बताना? और उसमें मेजर गौरव आर्या इमरान खान के मुतालिक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अली साहब की बात पे मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि इतनी आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसीज हैं और आप खुद अल्लाह रहम करे आप उन सबको एकदम से बाइस्ड बनाने जा रहे हैं। ये वही रवैया है जिसकी मैं बात कर रहा था। हम जो है ना वो ब्रेन वॉश करके, हमारे इतने मदरसे हैं ना कि बस आप पूछिए ही मत, हम उनको मदरसों में भेज देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपने न्यूज़ सुनी ली होगी कि भाई पाकिस्तान की कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको इंडिया ने बैन कर दिया है। मतलब उनकी जो अब जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो इंडिया, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तानी आता है तो उसको यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाएगी, या फिर ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये उसने इतनी पढ़ाई की है, भले ही वो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिखाए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हम सबको पता है कि कई सारी जालसाजी होती है, ठीक है। पिछले दिनों मैंने एक स्ट्रेटेजी देखी थी, या फिर कहे कि पाकिस्तान का जो भी उधर इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है उसमें मैंने देखा था कि जो गवर्नमेंट स्कूल थी, ऑब्वियसली कई सारे लोगों की यहाँ पर उनकी जो फ्लो होता है उसी तरफ जाता है बच्चों का पढ़ने के लिए, क्योंकि गरीबी ज़्यादा है। लेकिन हाफिज़ सईद ने एक ऐसा स्कूल खोला था जहाँ पर मॉडर्न स्कूल, अंदर एसी बेसी सब कुछ दी जाती थी, बहुत ही नॉमिनल फीस थी, और साथ में सारे सब्जेक्ट्स के साथ में एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाया जाता था जिससे बच्चे उन खुद को पता नहीं होता लेकिन रेडिकल हो जाते हैं। मैंने एक सरदार जी है जो कि जियोपॉलिटिक्स पर के ऊपर मतलब एक्सपर्टाइज रखते हैं, और उनके वीडियो मैंने देखे थे और मुझे मतलब मैं शॉक हो गया था कि भाई ऐसी हरकतें भी पाकिस्तान के अंदर होती है और गवर्नमेंट ये करने देती है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। से पहले जो है जो मतलब मैं बात करना चाहूंगी वो मैं बात करूंगी भारत की, और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मैं बड़ी नाराज हूँ जी। मैं बिल्कुल बहुत नाराज हूँ। पहले मेरा इरादा था कि मैं इंडिया विजिट करूंगी, लेकिन अब मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये क्या बात हुई है? आप लोगों ने ये क्या किया? ये देखिए, आज मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, कई लोगों ने लगा रखा है, जिसमें हमारे इंडियन दोस्त भी हैं और पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, और इंडिया की जो कहना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उन लोगों ने कहा है
कि जी यहाँ से मतलब पाकिस्तान आप किसी को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे, मतलब कमाल करते हैं जी। ये क्या बात हुई है भला? अगर आप लोग पाकिस्तान इंडियन मतलब जो हिंदुस्तानी है या जो इंडियंस है उनको अगर आप पाकिस्तान जो है वो पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे भाई? सबसे बड़ी यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जो है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का नाम आता है। सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। आप चाहे गूगल देख लीजिए, चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, चाहे आप ट्विटर देख लीजिए, चाहे आप जो मर्जी किसी भी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके सीईओज देख लीजिए। हाँ हमें पता है वो इंडियंस लगे हुए, मैंने कब कहा कि पाकिस्तानी लगे हुए, मैंने कहा क्या? नहीं ना। हाँ तो लेकिन वो सब लोग पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं, ये आपको नहीं पता होगा। तो आप जाइए और उन लोगों की प्रोफाइल चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, आंखों में आई ड्रॉप डालिएगा अगर दिखाई ना पड़े तो। जो लोग सच्चे होंगे, जो लोग अच्छे होंगे, जो लोग नेक होंगे, उनको उनकी प्रोफाइल में पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और अगर आप लोग अच्छे नहीं होंगे, आप लोग लोगों को तंग करते होंगे, आप लोग पकौड़े ज्यादा खा लेते होंगे, आप लोग जो घर में जो है ना वो खीर सारी खा जाते होंगे, तो आप लोग को नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जब यहाँ पर आपके लोग आएंगे हायर एजुकेशन के लिए तो हम उनको पढ़ाएंगे कि जी देखिए जापान और जर्मनी के बॉर्डर आपस में मिल जाते हैं, साल में 12 मौसम होते हैं। उसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि कहाँ की और किधर किधर की एजुकेशन जो है वो हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो भी बहुत लाइक फाइक हैं और हमारे एजुकेशनिस्ट जो उनकी तो क्या ही बात है। अगर आपको यकीन नहीं, मैं एक दो आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, आप लोग फिर यकीनन मेरी बात को मान जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि जी मोदी जी आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। एक तो हम आपकी इतनी तारीफें करते रहते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर की, हम वाह 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 करके हमारे गला सूख गया। लेकिन खैर वो हैं भी अच्छे, मगर फिर भी ये क्या बात हुई है कि आप जो है अपने लोगों को भेजेंगे नहीं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, तो कहाँ भेजेंगे? पाकिस्तान से तो नजदीक पड़ेगा, ठीक है ना, और हम सस्ते में पढ़ा देंगे। अगले जो है ना वो आप जहाँ पे आप अपने लोगों को भेजते हैं ना, तो चाहे कनाडा भेजें, चाहे अमेरिका भेजें, चाहे यूरोप भेजें, इतने ज्यादा पैसे लगते हैं। हम जो है ना वो ब्रेन वॉश करके, हमारे इतने मदरसे हैं ना कि बस आप पूछिए ही मत। हम उनको मदरसों में भेज देंगे, वहां पे भी बड़ा जबरदस्त पढ़ाया जाता है। जब वो बाहर निकलेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे। लेकिन खैर ये आपने बड़ा गलत किया, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपकी परमिशन से सर एक दो मैं आपको ना एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना वो कितनी जबरदस्त किस्म की एजुकेशन हम अपने लोगों को देते हैं, अपने लोगों को पढ़ाते हैं कि यकीनन आप फिर ये नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे मोदी जी, मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन पहले ये देख लीजिए, 10,05,19,121 है। 1,05,51,5 मैं देख रहा था मेजर गौरव आर्या हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कल मैं उनकी एक बड़ी वीडियो वायरल देख रहा था कि जनाब देखें वो इमरान खान ने वो काम कर दिया जो हम नहीं कर सके। हमने तो पाकिस्तान में कोई बंदूक नहीं चलाई, कोई गोली नहीं चलाई, कोई कुछ नहीं किया। और जनाब इमरान खान जो है वो इंडिया का काम कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी फौज को गालियां डलवा रहे हैं अवाम से। और बात तो सही है, ये इस बात को मैं कैसे डिनाई कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसने अपनी फौज के खिलाफ ही हो गई। और क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने एक माहौल इस तरह का बना दिया। कभी ये हो सकता है, माने द फैक्ट कि इट वाज ट्राइड मेरे ख्याल में गलत है। इट इज रॉन्ग, इट इज मॉरली रॉन्ग कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कहते हैं ऐलान करो कि हम सही कह रहे हैं, और अगर सही नहीं है तो क्या होगा? तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हारी ट्रांसफर हो जाएगी, तुम सैक हो जाओगे। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूं, ये किसका काम है हमें सही बताना, सच बताना? ये एक इंडिपेंडेंट आउट ऑफ पावर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम है। एटलीस्ट वो लोग जो आपके तहत नहीं हैं। और भाई अब देखिए क्या हुआ है। लाली साहब की बात पे मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि इतनी आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसीज हैं और आप खुद अल्लाह रहम करे आप उन सबको एकदम से बाइस्ड बनाने जा रहे हैं। ये वही रवैया है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अलमिया ये है कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है यहाँ पे कि हर आदमी, हर सियासी जमात, हर बंदा ये चाहता है कि जो उसकी मर्जी का फैसला है वो ठीक हो।
अगर दूसरा उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला है तो वो फैसला ही गलत है। जो लोग, मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि जो लोग जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं आप बना लें, मैं खुद इस हक में को बनना चाहिए, लेकिन आज ये में मेरी बात लिख के रख लें कि अगर जुडिशल कमीशन ने भी यही फैसला दे दिया जो आज कौमी सलामती कमेटी ने दिया है तो हम यहीं बैठे डिस्कस करेंगे और ये लोग यही कह रहे होंगे कि वो कमीशन जो है वो भी बाइस